स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग भाषाओं की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। हाँ, ये वो भाषाएं हैं जिनसे हम कंप्यूटर से बात करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं। बिल्कुल। तो आज देखेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, इनके पीछे के मेन आइडिया क्या हैं और समय के साथ ये बदली कैसी है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं पैराडाइम्स की। ये क्या चीज़ है? पैराडाइम मतलब सोचने का तरीका। भाषाएं काम कैसे करती हैं, उसका मूल ढांचा। मोटे तौर पर दो मेन तरीके हैं। अच्छा। हाँ, एक है इम्पेरेटिव। ये बताता है कि काम कैसे करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। जैसे रेसिपी होती है, कदम दर कदम। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसमें फिर दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो प्रोसीजरल, जैसे पुरानी भाषाएं थी, फॉर्ट्रान, कोबोल। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये कोड को फंक्शंस या प्रोसीजर्स में तोड़ती थी। और फिर आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओओपी। हाँ, ओओपी, जैसे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट। आजकल बहुत चलता है ये। सही। इसमें क्या है कि कोड और उससे जुड़ा डेटा दोनों को एक ऑब्जेक्ट में बांध देते हैं। बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने में ये काफी मददगार होता है। हाँ, तो ये हुआ इम्पेरेटिव, यानी कैसे। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा है डेक्लेरेटिव। ये फोकस करता है कि क्या हासिल करना है, बजाय इसके कि कैसे। अच्छा, ये अलग है। हाँ, इसमें प्रोसेस पे उतना जोर नहीं होता जितना रिजल्ट पर। जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, हास्कल एक उदाहरण है। ये मैथ्स के फंक्शंस जैसा है। ओके। और लॉजिक प्रोग्रामिंग भी इसी में आता है? हाँ, वो भी डेक्लेरेटिव का हिस्सा है। तो ये सोचने के अलग अलग तरीके हो गए। ठीक है। अब सोचने के तरीके तो ठीक हैं, पर कोड भरोसेमंद भी तो होना चाहिए, गलतियां ना हो। यहाँ टाइप सिस्टम्स का रोल आता है ना? बिल्कुल सही कहा। टाइप सिस्टम्स कोड की सेफ्टी और करेक्टनेस में मदद करते हैं, और इसमें भी वैरायटी है। जैसे? एक बड़ा फर्क है स्टैटिक टाइपिंग और डायनामिक टाइपिंग में। स्टैटिक और डायनामिक क्या फर्क है इनमें? स्टैटिक टाइपिंग जैसे C++ या जावा में होती है, वो कोड चलाने से पहले कंपाइल करते वक्त ही टाइप्स चेक कर लेती है। अच्छा, पहले ही? हाँ, तो अगर टाइप में कोई गड़बड़ है तो वो आपको कोड रन करने से पहले ही पता चल जाती है। इससे मतलब गलतियां जल्दी पकड़ी जाती हैं। तो कोड ज्यादा सेफ रहता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। दूसरी तरफ है डायनामिक टाइपिंग, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट में। इनमें क्या होता है? इनमें टाइप चेकिंग कोड चलते समय यानी रन टाइम पर होती है। ओह। इससे लिखने में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है, तेजी से प्रोटोटाइप बन जाते हैं। पर कोई टाइप एरर है तो वो तभी पता चलेगी जब वो कोड चलेगा। हो सकता है काफी देर बाद पता चले। तो ट्रेड ऑफ है, सेफ्टी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है स्ट्रॉन्ग बनाम वीक टाइपिंग। अच्छा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जैसे पाइथन में टाइप के नियमों को सख्ती से लागू करती है। मतलब आप आसानी से एक इंटीजर को स्ट्रिंग की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना बताए। ओके। जबकि वीक टाइपिंग जैसे जावास्क्रिप्ट में थोड़ी ज्यादा लचीली होती है। वो जरूरत पड़ने पर अपने आप टाइप्स को बदल सकती है। मतलब खुद ही कन्वर्ट कर देती है। हाँ, ये कभी कभी आसान लगता है, पर इससे अनपेक्षित नतीजे भी आ सकते हैं अगर डेवलपर सावधान ना हो। समझ गया। काफी कुछ है टाइप्स में। अब एक और सवाल। कुछ भाषाएं बहुत तेज चलती हैं, कुछ शायद लिखने में आसान पर धीमी होती है। ये कैसे तय होता है? ये उनके एग्जीक्यूशन मॉडल यानी चलने के तरीके पर निर्भर करता है। एग्जीक्यूशन मॉडल? हाँ, एक होती है कंपाइल्ड भाषाएं जैसे C++, रस्ट। इनमें क्या होता है कि आप कोड लिखते हैं, फिर एक कंपाइलर उसे पूरी तरह से मशीन कोड में बदल देता है। मशीन कोड मतलब जो कंप्यूटर सीधे समझता है? बिल्कुल, प्रोसेसर के समझने लायक भाषा में। ये बिल्ड प्रोसेस के बाद जो कोड बनता है वो बहुत तेज चलता है। इसीलिए गेम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीजों में यूज होती हैं ये। हाँ, जहां परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक बिल्ड स्टेप लगता है। ठीक है। और दूसरी तरह की? दूसरी है इंटरप्रेटेड भाषाएं जैसे पाइथन। इनमें कंपाइलर जैसा पूरा स्टेप नहीं होता। तो ये कैसे चलती हैं? एक इंटरप्रेटर होता है जो कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और साथ साथ चलाता जाता है। ओह, लाइन बाय लाइन। हाँ, इससे डेवलपमेंट तेज हो जाता है। बदलाव करके तुरंत देख सकते हैं, बिल्ड का इंतजार नहीं करना पड़ता। स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस में ये काफी काम आती हैं। लेकिन शायद थोड़ी धीमी होती होंगी कंपाइल्ड के मुकाबले। आमतौर पर हाँ, क्योंकि हर बार कोड को समझना पड़ता है। तो एक तरफ तेजी, दूसरी तरफ लचीलापन। कोई बीच का रास्ता भी है? हाँ, बिल्कुल है, और आजकल काफी पॉपुलर भी है। उसे कहते हैं JIT,
जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जस्ट इन टाइम ये क्या करता है? ये एक तरह से दोनों का फायदा लेने की कोशिश करता है। कोड चलता तो इंटरप्रेटर की तरह है, लेकिन जो हिस्से बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें सिस्टम रन टाइम पर ही उसी समय मशीन कोड में कंपाइल कर देता है। अच्छा, मतलब चलते चलते ऑप्टिमाइज करता है। हाँ बिल्कुल। जावा की JVM और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इंजन इसी तकनीक का खूब इस्तेमाल करते हैं। इससे परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है और डेवलपमेंट का लचीलापन भी बना रहता है। वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। अच्छा, परफॉर्मेंस और टाइप सेफ्टी के अलावा मेमोरी का क्या? कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मैनेज करती हैं ये भाषाएं? मेमोरी मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा पहलू है। इसमें भी दो मुख्य अप्रोच हैं। बताइए। एक है मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, जैसा C या C++ में होता है। हालांकि C++ में ऑटोमेटिक तरीके भी हैं। इसमें प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि वो जरूरत पड़ने पर मेमोरी मांगे, एलोकेट करे और काम खत्म होने पर उसे वापस करे, डी एलोकेट करे। मतलब डेवलपर को खुद याद रखना पड़ता है कि मेमोरी खाली करनी है। हाँ, और अगर वो भूल गया या कोई गलती हो गई तो मेमोरी लीक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब मेमोरी भरती जाएगी और प्रोग्राम धीमा हो सकता है या क्रैश भी कर सकता है। ये तो काफी मुश्किल लगता है और रिस्की भी। हाँ, इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। इसीलिए ज्यादातर नई भाषाएं जैसे जावा, पाइथन, C#, गो, स्विफ्ट वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इस्तेमाल करती हैं। ऑटोमेटिक मतलब डेवलपर को मेमोरी खाली करने की चिंता करने की जरूरत नहीं। सिस्टम में एक चीज होती है जिसे अक्सर गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। गार्बेज कलेक्टर, कचरा उठाने वाला? हाँ, एक तरह से वही। ये सिस्टम बैकग्राउंड में चलता रहता है और देखता है कि कौन सी मेमोरी अब इस्तेमाल में नहीं है, जिसका कोई रेफरेंस नहीं बचा है। और फिर वो उस बेकार मेमोरी को अपने आप साफ कर देता है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल हो सके। तो डेवलपर का काम आसान हो गया। बहुत ज्यादा। इससे मेमोरी लीक जैसी आम गलतियां बहुत कम हो जाती हैं। हाँ, कभी-कभी गार्बेज कलेक्शन के चलने से प्रोग्राम में हल्का सा पॉज आ सकता है, पर ज्यादातर फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा है। ये सब सुनकर ये तो साफ है कि ये भाषाएं और इनके तरीके ये सब एकदम से नहीं आ गए। एक पूरा इतिहास है इनके पीछे। बिल्कुल सही। जैसा स्रोतों में भी दिखता है, ये एक लंबा सफर रहा है। शुरुआत हुई थी 1950s के दशक में फोर्ट्रैन से। फोर्ट्रैन? हाँ, ये शायद पहली हाई लेवल भाषाओं में से थी। हाँ, खासकर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए बनी थी। फिर 60s-70s के दशक में बिजनेस की जरूरतों के लिए कोबॉल आई। कोबॉल तो आज भी कहीं कहीं चलती है, सुना है। हाँ, पुराने सिस्टम्स में। और इसी दौर में C भाषा आई जिसने सिस्टम प्रोग्रामिंग में क्रांति ला दी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में लिखा गया था। इसने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को बढ़ावा दिया। C तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर 80s के दशक में C पर आधारित C++ आई जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मेन स्ट्रीम बनाया। और फिर 90s में तो जैसे विस्फोट ही हो गया। हाँ, इंटरनेट का दौर। इसी समय पाइथन आई जो अपनी सादगी और पठनीयता के लिए जानी जाती है। पाइथन तो आजकल AI और डेटा साइंस में छाई हुई है। सही। और जावा आई जिसका नारा था राइट वंस रन एनीवेयर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का बड़ा वादा था। हाँ, JVM के जरिए। और वेब के लिए आई जावास्क्रिप्ट। शुरू में छोटी स्क्रिप्टिंग के लिए थी, पर आज तो वेब डेवलपमेंट का अहम हिस्सा है, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक। कमाल है, कैसे जरूरतें बदली और नई भाषाएं आती गईं। तो इन सब स्रोतों को देखें तो एक बात साफ है, प्रोग्रामिंग भाषाएं हमेशा से कुछ चीजों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती रही हैं। जैसे परफॉर्मेंस कितनी तेज हो, कोड कितना सुरक्षित और भरोसेमंद हो, कितना साफ सुथरा और समझने लायक हो, और डेवलपर के लिए उसे इस्तेमाल करना कितना आसान हो। हाँ, ये ट्रेड ऑफ हर जगह दिख रहा है। बिल्कुल। हर भाषा का अपना एक नजरिया है, अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं। कोई परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करती है, कोई डेवलपर प्रोडक्टिविटी पर। और दिलचस्प बात यह है कि ये विकास रुका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आगे क्या, भविष्य कैसा दिख सकता है इन भाषाओं का, क्या लगता है? स्रोत इशारा करते हैं कि हम शायद और भी स्पेसिफिक यानी खास कामों के लिए बनी भाषाएं देखें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए, जहां हजारों कोर एक साथ काम करें। अच्छा, मतलब और स्पेशलाइजेशन। हाँ, या फिर ऐसी भाषाएं जो कई अलग अलग पैराडाइम्स की अच्छी बातों को मिलाने की कोशिश करें ताकि और ज्यादा लचीलापन मिले। ये भी हो सकता है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि कंप्यूटिंग की जो अगली बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि बहुत सारे कोर वाले प्रोसेसर्स या क्वांटम कंप्यूटिंग या दुनिया भर में फैले हुए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स,
इन सब का सामना करने के लिए हमारी प्रोग्रामिंग भाषाओं को और कैसे बदलना होगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या मौजूदा तरीके काफी होंगे या हमें सोचने के बिल्कुल नए तरीकों, बिल्कुल नई भाषाओं की जरूरत पड़ेगी? इस पर वाकई विचार करने की जरूरत है। तकनीक कैसे आगे बढ़ेगी, ये बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा।